जिंदगी के कुछ फैसले हमें काफी सोच समझकर लेने चाहिए, क्योंकि दोस्तों आज जो स्टोरी हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं उसमें आपको एहसास होगा कि कुछ जरूरी फैसले जिनमें हम कोताही बरत देते हैं और ये हमारी पूरी जिंदगी को खराब करने में बस ये छोटी सी ही चूक साबित होती है कि वहां पर हमने वो गलती की थी, उसी की वजह से आज हमारी जिंदगी इस तरह से चल रही है। आज की स्टोरी आप लोगों को बहुत सीख देकर जाएगी। दोस्तों ये स्टोरी कई दिलों पर राज करती है और कई लोगों को बहुत ज्यादा प्रेरणा देकर जाती है। तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा के एक छोटे से गांव से। दोस्तों हरियाणा का गांव होता है और उसमें एक लड़का होता है। लड़के का नाम रतन सिंह होता है और ये बात चल रही है सन 1965 की। 1965 में उससे कुछ दिन पहले हमारा देश आजाद हुआ था और गांव के एरियो को आप अपने दिमाग में इमेजिन कर सकते हैं उस वक्त कैसा माहौल गांव में रहता होगा और कैसे लोग रहते होंगे, जहां शायद सरफ सावन ने भी हमारे गांव में जगह नहीं ली थी। ये बात उस वक्त की होती है। उस वक्त बॉलीवुड का डंका पूरे देश में बजता था। लोग फिल्मों के बड़े ही दीवाना हुआ करते। महिलाओं को तो केवल ये सुख नहीं देखने को मिलता, लेकिन जो गांव के पुरुष हुआ करते वो शहर जा जाकर एक टिकट खरीदा करते और बहुत ही खुशी से मूवी देखा करते। तो दोस्तों यहाँ पर रतन सिंह होता है और इसकी माँ का नाम दुलारी होता है, पिता का नाम भागमल होता है और रतन सिंह फिल्मों का बड़ा शौकीन होता है। 8 साल की उम्र में रतन सिंह अपने पिता की, जब उस दौर पर साइकिल एक अमीर व्यक्ति के पास हुआ करती, तो यहाँ पर रतन सिंह अपने पिता की साइकिल को चोरी चुपके आगे ले जाता घर से और फिर उस पर सवार होकर शहर में जाकर फिल्म देखा करता। वो सभी लोगों का बहुत फैन होता है। उस वक्त के जो एक्टर होते हैं धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन और वहां पर पहले विनोद खन्ना, मतलब विनोद खन्ना का वो बहुत ज्यादा फैन होता है। अब इसके बाद दोस्तों जब वो घर आया करता तो उसमें पिटाई लगा करती और उसका पिता क्योंकि एक किसान था, उनकी बहुत सारी जमीन होती है और वो बहुत सादा सिंपल जिंदगी जी रहे थे। दोस्तों जो रतन सिंह की माँ होती है वो केवल रतन सिंह को ही पैदा करती है, उसके बाद उस पर बच्चे नहीं होते हैं। हालांकि उस समय का दौर ऐसा था कि सभी महिलाओं पर 4-4, 5-5 या 6 बच्चे भी हुआ करते। कोई बच्चों पर रोक टोक नहीं थी, जिस तरह से आज के युग में 1 से 2 बच्चे हो रहे हैं। अब यहाँ पर रतन सिंह अपने माँ बाप का एक लौता बेटा था और घर वाले उस पर बहुत प्यार लुटाया करते। अगर पिता उसे मारा करते तो माँ उसको बचा लिया करती और अपने आंचल में छुपा लिया करती। रतन सिंह पढ़ाई भी करता है और वो उस वक्त में पढ़ने लिखने में बहुत होशियार हो जाता है। उस वक्त की दोस्तों वो 12वीं क्लास कर लेता है। गांव का वो सबसे पहला ऐसा लड़का था जो पढ़ा लिखा था और पढ़ने लिखने में बहुत होशियार होता है। उसके बराबर गांव में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं होता है। इस बात को जैसे ही गांव के लोग यहाँ पर भागमल से कहा करते कि अरे भागमल तेरा बेटा तो बहुत पढ़ा लिखा है, तो भागमल कहता हाँ ना कहीं ये पढ़कर कुछ करेगा, इसे करना तो खेती बाड़ी ही है। लेकिन जो रतन सिंह था वो अक्सर सोचा करता कि नहीं पिताजी मैं खेती बाड़ी नहीं करूंगा, और वो अपनी माँ से कहा करता कि माँ मुझे फिल्मी जगत बहुत अच्छा लगता है और मैं फिल्मी दुनिया में जाना चाहता हूँ। मैं मुंबई जैसे शहर में जाना चाहता हूँ जहाँ पर गाड़ियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी सड़कें होती हैं और वहाँ का एरिया तो बहुत ही खूबसूरत होता है। ये बात सुनकर जो दुलारी होती है अपने बेटे को बहकाने के लिए कह दिया करती कि हाँ चला जाना बेटा, और इसी विश्वास के साथ दोस्तों उस लड़के ने 12वीं भी क्लियर कर ली। जो भागमल था वो कहता है कि अरे तू मास्टर क्यों नहीं बन जाता, तू मास्टर डिग्री प्राप्त कर ले। तो यहाँ पर वो अपने पिता के कहने पर टीचर भी बन जाता है, क्योंकि रतन सिंह पूरी तैयारी के साथ मुंबई जाना चाहता है। अब वहां पर वो टीचर के एग्जाम देता है। उस वक्त थोड़ी सी बहुत आसान थी नौकरी मिलना, क्योंकि पढ़ाई उस वक्त ज्यादा नहीं होती है और जो लोग पढ़े लिखे थे उन्हें बहुत अच्छे से नौकरी मिल जाया करती। अब उसका नंबर आ जाता है दोस्तों मास्टरी में, और वो एक दिन अपने खेतों पर गया था साइकिल से, तो उसके साथ का एक दोस्त होता है। दोनों ही साथ में चल रहे हैं। तो वो दोस्त पढ़ा लिखा नहीं होता और वो कहता है कि अरे भाई तू तो बहुत पढ़ा लिखा है, अब क्या करने की आगे तुमने सोची है। तो रतन सिंह कहता है कि अरे भाई मेरा नंबर ना मास्टरी में आ चुका है, लेकिन मैं कुछ और करना चाहता हूँ, कुछ और बड़ा करना चाहता हूँ। वो दोस्त कहता है कि कौन है गाँव में मास्टर, तू मास्टर ही लग जा, इस गाँव में कोई भी
नौकरी वाला नहीं है, सरकारी नौकरी किसी की भी नहीं है, तुम्हें मास्टर बन जाना चाहिए। ये बात सुनकर रतन सिंह वहां से चुप अपने घर आ जाता है और उस व्यक्ति को जवाब भी नहीं देता कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। अब मास्टरी का नंबर तो आ जाता है, लेकिन इसके बाद रतन सिंह उस मास्टरी को करना नहीं चाहता है और अपने पिता से जिद करने लगता है, क्योंकि उसका पिता कहता है कि बहुत जवान हो चुका है, गांव में कोई भी इतना जवान लड़का बिना शादी के नहीं रहता। उस वक्त दोस्तों बाल विवाह का भी बहुत ज्यादा जोर शोर रहा करता ग्रामीण इलाकों में। अब रतन सिंह के ऊपर शादी का दबाव होने लगता है। रतन सिंह इस बात को भी नहीं मानता है और अपने पिता से कहता है कि मुझे तो मुंबई जाना है और वहां पर बड़े बड़े लोगों से मिलना है, बड़ी गाड़ियों में बैठना है, बड़ी सड़कों पर घूमना है और मुझे केवल मुंबई ही जाना है, मैं शादी नहीं करूंगा। दुलारी भी परेशान हो जाती है, घर में लड़ाई जैसा माहौल हो जाता है और रतन सिंह खाने पीने को छोड़ देता है। अब दोस्तों पिता का एक लौता बेटा था और उस वक्त जो गांव के मर्द हुआ करते वो चौपाल होती हैं गांव में, वहां पर सोया करते। अब यहाँ पर रात को ही दुलारी अपने पति को उठाकर लाती है, क्योंकि बेटे ने बीते 2 दिन से खाना नहीं खाया है। जब वो वहां से अपने पति को लेकर आ रही थी तो बहुत लोग हंसने लगते हैं कि अरे भागमल, तुम्हारी पत्नी तो तुम्हें यहीं से बुलाने के लिए आ गई। तो सभी लोग मजाक करने लगते हैं कि भाभी क्यों बुला रही है, अरे तुम्हारी दुलारी तुम्हें क्यों बुला रही है। उसके बाद जो भागमल होता है घर जाकर बैठ जाता है चारपाई पर। दुलारी एक बीजना होता है, गांव की भाषा में बोलूं तो उससे अपने पति की हवा करने लगती है। गर्मियों का टाइम होता है, तभी अपने बेटे रतन सिंह को भी वहीं पर बिठा देती है। अब रतन सिंह नजरें नीची करके जमीन पर बैठा हुआ है, दुलारी भी जमीन पर बैठी हुई है, पिता चारपाई पर बैठा हुआ है। तभी दुलारी कहती है जी दबे से लफ्जों में, क्योंकि उस वक्त महिलाएं पतियों के सामने ज्यादा नहीं बोला करती। तो दुलारी कहती जी इसको शहर जाना है और ये बड़े शहर जाने की बात कर रहा है, मुझे तो नाम नहीं पता उस शहर का, लेकिन ये वहां पर जाकर कुछ करने वाला है और पता नहीं क्या नाम लेता है, इसे वो बनना है। दोस्तों उसे डायरेक्टर बनना था। जो रतन सिंह होता है उसकी माँ से ये सब कुछ नाम लिए नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर जो भागमल होता है कि तेरा जो मन करे अपने बेटे से ऐठ कर पड़ता है, क्योंकि दुलारी बताती है कि बीते 2 दिन से इसने खाना नहीं खाया है। जो भागमल होता है वो कहता है कि तेरा जो मन करे तू वो कर सकता है, तू कहाँ हमारी मानने वाला है। सबसे पहले तो ऊपर वाले ने ही हमारे साथ न्याय नहीं किया, अगर 2-4 बेटे होते तो तेरा नखरा क्यों मैं झेलता। और यहाँ पर दोस्तों जो भागमल होता है अपना एक जमीन का टुकड़ा बेचता है। उस वक्त दोस्तों उस जमीन की कीमत कम से कम 18,000 रुपए होती है। 18,000 रुपए की जमीन बेचकर वो उन पैसों को अपने बेटे के जेब में रखता है, क्योंकि भागमल के पास बहुत ज्यादा जमीन होती है। अगर आज के युग में उन पैसों की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो वो पैसे करोड़ों में, मानो आप, इतने ज्यादा पैसे होते हैं। एक लौता बेटा था, बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए भागमल ने अपनी आधी प्रॉपर्टी बेच दी थी और वो अपने उस बेटे को दे दी। अब बेटा उन पैसों को लेकर मुंबई की ट्रेन पकड़ता है। दोस्तों कई दिन उसका सफर रहता है। उस वक्त तो बहुत बड़ी बात थी मुंबई जाना। अब वो मुंबई पहुंच जाता है। मुंबई पहुंचने के बाद अब वहां पर तो उसका कोई भी जान पहचान वाला नहीं है, लेकिन वो पढ़ा लिखा तो है। अब वो अपनी सूझबूझ से दोस्तों फिल्म इंडस्ट्री में जाता है। वो फिल्म इंडस्ट्री में जाता है तो सब लोग खाने वाले मिलते हैं, कोई उसे काम देने वाला नहीं मिलता है। वो जी जान से कोशिश करता है, रोज वहां पर जाता जहां पर थिएटर हुआ करते, बहुत सारी चीजें जहां पर फिल्में बना करती, लेकिन कोई भी उससे सीधे मुंह बात नहीं करता। डेली आना जाना, वहां का खर्चा, किराया, मतलब बहुत पैसा उसका खर्च हो जाता है और धीरे धीरे उसका पैसा भी खत्म हो रहा था। लेकिन जो जिस सपने के साथ वो उस शहर में गया वो सपना उसका पूरा नहीं हो रहा था। अब एक दिन वो किसी डायरेक्टर से मिलता है और कहता है कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं और मेरे पास पैसे भी हैं, मुझे भी ये काम करना है, ये काम मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और पूरी सच्चाई अपने काम की बताता है। दोस्तों उस वक्त डायरेक्टर जिससे वो मिलता है वो मुस्लिम डायरेक्टर होता है और वहां पर वो डायरेक्टर उसे काम दे देता है। काम क्या था, उसे लाइटिंग पकड़ने का काम दिया जाता है। अपने नीचे असिस्टेंट उस वक्त के हिसाब से मतलब बतौर उसे नियुक्त किया जाता है और वहां पर वो व्यक्ति जो कई किलो का मालिक था, बहुत सारी जमीन उसके पास थी, शायद आज के युग में वो करोड़ों का मालिक था, लेकिन उस वक्त उसने अपनी इतनी अच्छी जिंदगी को ठोकर मारकर वहां पर लाइट पकड़ने का काम किया। अब वहां पर वो फिल्मों को देखा करता, वहां से कुछ फिल्में सीखता है, सीखने के बाद कुछ पैसे भी जोड़ता है और दोस्तों जोड़ने के बाद अब उसे मौका लग जाता है, क्योंकि उसने सीख लिया था। करीबन 3-4 साल वो वहीं पर काम करता है और वहां से अपनी माँ के लिए एक खत लिखा करता।
अब खत जब गांव में आया करता तो दुलारी भागकर पोस्टमैन बाबू का इंतजार किया करती रोज चौखट पर, और अपने बेटे का खत का वो बहुत बेसब्री से इंतजार किया करती। उस वक्त तारीखों को याद नहीं किया जाता, केवल सूरज के टाइम को देखकर टाइम याद रखा जा। घड़ी बहुत कम लोगों के पास हुआ करती और दुलारी अपने बेटे के खत का बेसब्री से इंतजार किया करती। जब पोस्टमैन बाबू खत लेकर आया करता तो दुलारी उसी से उस खत को पढ़वाया करती और बड़ी खुश हुआ करती, क्योंकि उसका बेटा अब वहां पर 3 साल बाद अपनी माँ को खबर देता है कि माँ, मैं यहाँ पर अब अपनी एक फिल्म बनाने के लिए जा रहा हूँ। अब वो कहती है अपने पति से कि आपका बेटा अपने काम में बहुत अच्छे से कर रहा है, अब वो जल्द ही गांव लौटेगा और देखना हम फिर ऐसे ही रहेंगे जैसे हम रतन के रहने पर रहा करते थे। क्योंकि दोस्तों, जब से रतन गांव से गया था, दुलारी ना ही तो किसी से बात किया करती और चुपचाप अपने घर में रहा करती, और उसका बिल्कुल भी जी नहीं लगता अपने बेटे के बिना, लेकिन बेटे की जिद के आगे मजबूर हो जाती है। अब उस दौर पर ना ही तो फोन हुआ करते, ना ही दुलारी को ये पता था कि मेरा बेटा कौन से शहर में गया है, और जो भागमल था वो भी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाता है, क्योंकि जिम्मेदारी भी देखनी उस वक्त की, और बैलों से उस वक्त जिम्मेदारी हुआ करती। तो आप समझ सकते हो उस वक्त काम कितना हुआ करता। दुलारी घर का भी काम किया करती, खेतों का भी काम कराया करती। और दोस्तों, अब उसके बेटे को करीबन 7 से 8 साल हो जाते हैं और दुलारी और भागमल भी बुढ़ापे की तरफ चले जाते हैं। जो खत 6 महीने में या 1 साल में आया करता, अब वो खत 2 साल में आने लगा था। दुलारी बहुत रोती है, उसकी नजरें हमेशा अपने दरवाजे पर रखी रहती कि कब मेरा बेटा आएगा और कब मैं उसका दीदार करूंगी। अब वहां पर वो 1-2 फिल्म बनाता है। दोस्तों, फिल्म बनाना आसान नहीं है, बहुत पैसे का खर्च होता है और उन सब में ही वो व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। लेकिन इसी बीच में दोस्तों वहां पर वो एक शादी भी कर लेता है। शादी होने के बाद वो फिल्म बना रहा था, लेकिन उसकी फिल्में चल नहीं पाती हैं और उसकी फिल्में बिल्कुल फ्लॉप हो जाती हैं और कोई भी लोग उनकी फिल्मों को पसंद नहीं करता है। उधर माँ और पिता उसके इंतजार में चौखट को निहारा करते। हमेशा माँ जो गांव का एक चौराया होता वहां पर भी जाकर देखा करती, जहां पर तांगे आकर रुका करते और मुसाफिर आया करते, लेकिन वो बेटा वहां पर भी नहीं आता है। देखते ही देखते 15 से 16 साल निकल जाते हैं। दुलारी काफी बूढ़ी हो चुकी थी, उनकी हालत बहुत खराब होती है, लेकिन उनके बेटे ने एक बार जाने के बाद दोबारा कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और दुलारी अपने बेटे का ही इंतजार करती रहती है। 15 साल किसी का इंतजार करना कोई छोटी बात नहीं है। हालांकि भागमल को इतना दुख नहीं होता जितना उसकी पत्नी को होता है, और वो हमेशा कांपते हुए पैरों से भी चौराहे पर जाकर देखती और कोई तांगे वाला आया और मेरे बेटे को साथ में लाया। उधर डायरेक्टर बाबू के पास चलते हैं, उनकी फिल्में बिल्कुल भी नहीं चलती हैं, वो बिल्कुल फ्लॉप हो जाते हैं। अब वहां पर वो दोबारा से लाइट पकड़ने का काम करते हैं दोस्तों, उससे अपने घर का गुजारा करते हैं। लेकिन जिस महिला से उसने शादी की थी वो महिला 5-6 साल उसके साथ रहती है, 5 से 6 साल, और वो महिला भी डायरेक्टर बाबू को बिना पैसों का देख वहां से फरार हो जाती है और वो उसे छोड़ देती है। फिल्म इंडस्ट्री में ये बातें होना कोई बड़ी बात नहीं है, आम बात है, पहले से ही और आज भी चली आ रही हैं। कोई किसी को एक पल में छोड़ देता है, ये तो ग्रामीण जिंदगी है साहब, कोई किसी को नहीं छोड़ सकता। अब इसके बाद वो व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है और आज 18 साल बाद उस व्यक्ति को अपनी माँ की याद आई थी। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को एक खबर दे दे, दुलारी अपने बेटे का इंतजार करते करते इस दुनिया से चली जाती है और दुलारी का अंतिम संस्कार में भी उसका बेटा नहीं आ पाता है, क्योंकि भागमल को नहीं पता था और गाँवों में ज्यादा लोग इधर उधर नहीं जाया करते, साइकिल का सफर हुआ करता, बैलों से खेती की जाया करती, और यहाँ पर दुलारी अपने बेटे का बिना मुंह देखे ही इस दुनिया से चली जाती है। जब दुलारी इस दुनिया से चली जाती है तो डायरेक्टर बाबू का जो पिता भागमल होता है वो भी बीमार रहने लगता है, क्योंकि अब उसको खाना देने वाला भी कोई नहीं था। हालांकि गांव में इतनी ज्यादा एकता होती है कि सभी लोग भागमल का ख्याल रखते हैं, उसे खाने पीने का टाइम पर सामान दिया करते, लेकिन बिना पत्नी की देखरेख और अब वो जो उनकी जमीन होती है उस पर भी कोई कुछ काम नहीं करता, वो जमीन भी ऐसे ही पड़ी रहती है, अनाज भी उनका नहीं उगता है। और दोस्तों, भागमल भी अपनी पत्नी के बाद इस दुनिया से चले जाते हैं केवल 12 महीने ही बाद, 1 साल बाद वो चले जाते हैं। उधर जो रतन सिंह था, अब उसे अपने घर की याद सताती है और अपनी माँ की याद सताती है कि बीते 8 सालों से माँ के पास एक खत भी नहीं भेजा है। और ये याद तब सताई थी जब उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी, पत्नी उससे अलग हो जाती है।
अब रतन सिंह एक फैसला लेता है कि मुझे कोई डायरेक्टरी नहीं करनी, मुझे कोई प्रोड्यूसर नहीं बनना। अब तो मैं अपने गांव की जमीन पर खेती बाड़ी करूंगा और अपने माँ बाप की देखरेख करूंगा। और ये दुनिया तो बहुत बेकार है। फिल्मी दुनिया केवल पर्दे पर ही अच्छी लगती है, अगर असल जिंदगी से देखें तो ये बहुत बेकार दुनिया है। दोस्तों वहां से वो ट्रेन पकड़ता है, कई दिन का सफर लगता है और जैसे ही तांगे वाला उसे चौराहे पर उतारता है तो वो कई सपने अपने मन में लेकर आया था और कुछ तोहफे भी अपने माँ और पिताजी के लिए लेकर आता है। दोस्तों आपको उस मंजर के बारे में मैं नहीं बता सकती। उसके बाद रतन सिंह तांगे में से उतरता है और पूरे गांव के लोग उसे देखते हैं, क्योंकि वो मुंबई से आया था और उसका पहनावा पूरे गांव में सबसे अलग होता है। अब सभी लोग रतन सिंह के पीछे पीछे चलने लगते हैं और रतन सिंह अपने घर की तरफ चलता है। वो कहता है कि माँ दिखाई नहीं दे रही है। अब जैसे ही वो चौखट पर जाता है तो चौखट पर धूल जमी हुई है, बहुत कूड़ा करकट घर के दरवाजे पर है, क्योंकि उस घर में कोई रहता नहीं था। उस घर के जब वो अंदर जाता है और अंदर देखता है तो उस घर में उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। दोस्तों पुराना सा घर है, उस घर में अलमारियां हैं वो पुराने जमाने की, और वो हर चौखट में हर दरवाजे के अंदर देखता है, क्योंकि उनका घर बहुत अच्छा बना हुआ था। उस वक्त में पक्का घर होता है और वो हर कमरे में अपनी माँ को तलाशता है। एक दो कोठरी होती हैं लेकिन उसे अपनी माँ कहीं पर भी नजर नहीं आती। अब वो अपने पिता को देखने के लिए चौपाल पर जाता है और पूरे गाँव के लोग उसके पीछे होते हैं और वो चौपाल पर भी अपने माँ बाप को नहीं पाता है। दोस्तों किसी से भी वो पहचाना नहीं जाता, लेकिन जो वो पास के लोग होते हैं वो कहते हैं कि अरे ये तो शायद रतन सिंह है और ये शहर से आया है। अब इसके बाद वो अपने घर की चौखट पर बैठ जाता है और कहता है जो और लोग थे कि मेरे माँ बाप कहाँ पर हैं। तो एक महिला वहां से कहती है कि अरे तू रतन सिंह है, देवर जी छोटे, तुम्हारी माँ ने तुम्हारा बहुत इंतजार किया और वो आखिरी वक्त पर भी तुम्हें ही याद किया करती कि मेरा रतन सिंह आएगा और हम अच्छे से रहेंगे। तुम्हारा पिता भी तुम्हारी माँ से 1 साल पीछे ही चल बसा। वो लोग तो उन्हें गए हुए भी करीबन 2 साल हो गए हैं। दोस्तों रतन सिंह के रोने को अगर आप देखो ना तो शायद आपकी आंखों से भी आंसू टपकने लग जाए। और यहाँ पर रतन सिंह के माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं अपने बेटे के इंतजार में। तो वो दौर ऐसा होता था कि जो लोग एक बार शहर में चले गए तो गांव में आना मुश्किल सा हो जाता है। दोस्तों ये वो कहानी थी जहां पर एक लड़के ने अपने हंसते खेलते हुए परिवार को अपने हाथों से बिखेर दिया। अगर यहीं पर वो लड़का टीचर बन जाता और अपने जो खेतों की जमीन थी उसी पर मेहनत करता, अपने माँ बाप का ख्याल रखता, तो शायद जिंदगी आज कुछ और होती। और रतन सिंह की जिंदगी में कोई भी नहीं रहता है। रतन सिंह अपनी जिंदगी अकेले गुजार रहे हैं। आज लोग उस पर बातें बनाते हैं, कुछ लोग हंसते हैं कि अरे देखो यहाँ से डायरेक्टर बनने के लिए गया था लेकिन देखो क्या बनकर आया है, इसने अपने माँ बाप का भी ख्याल नहीं रखा। कुछ लोग उसके लिए दुख दिखाते हैं, लेकिन कुछ लोग रतन सिंह को कई बातें सुनाते हैं, कहते हैं कि तू कैसा व्यक्ति है, तूने कुछ भी अपनी जिंदगी में हासिल नहीं किया। तो कभी भी हमारे फैसले इतने गलत हो जाया करते हैं, जैसा मैंने कहानी में स्टार्टिंग में कहा था कि दोस्तों फैसलों को ना बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। मतलब हमारे फैसले बताते हैं कि जिंदगी आगे कैसे कटेगी और कैसे हम जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। रतन सिंह का एक फैसला उसकी पूरी जिंदगी को बदल देता है। ना ही तो उसके पास पत्नी होती है और ना ही उसके माँ बाप उसके पास होते हैं। अब जमीन के टुकड़े पर वो कुछ भी करे, उसकी मर्जी है। दोस्तों ये थी वो कहानी जहां पर एक हीरो बनने चला था, शहर की दुनिया को देखकर चकाचौंध में खो जाता है बॉलीवुड दुनिया में, लेकिन जब रियलिटी में आता है तो शायद उसके हाथों में रेत तक भी नहीं था, मुट्ठियां खाली थी। ये कहानी आप लोगों को समझाने के लिए और बताने के लिए बताई गई है। दोस्तों एक कहानी सत्यता पर आधारित है। सच में ही एक व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ था और वो आज भी हमारे और आपके बीच में जिंदगी अच्छे से जी रहा है, लेकिन वो बात नहीं है जो उसकी जिंदगी में रौनक होनी चाहिए थी। तो कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और दोस्तों अपनों और अपनों का ख्याल रखिए, क्योंकि इसी जन्म में हम एक दूसरे के अपने हैं, अगला जन्म किसने देखा है।